हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब तो आप एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो आप उनकी बढ़िया से प्रिपरेशन करें। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, वो है आपका सेक्शन 25 जो कि बात करता है परमानेंट एलिमनी की। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 24 को कवर किया था जो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की बात कर रहा है। मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा मेंटेनेंस जो कि ईदर पार्टी को दिया जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स। लेकिन जो सेक्शन 25 है उसमें जो मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है वो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री होता है या फिर डिक्री पास होने के बाद भी ये मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के दौरान ग्रांट नहीं किया जाता है। ये बेसिकली जब सारी प्रोसीडिंग्स ओवर हो जाती हैं और कोर्ट बस डिक्री प्रोनाउंस करने के ही स्टेज में होती है, उस समय इस मेंटेनेंस को ग्रांट किया जाता है, या फिर डिक्री पास हो चुकी होती है तब भी ये मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब इसमें जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन 25 है। तो देखिए, ये जैसे कि सेक्शन 24 में था कि दोनों पार्टीज़ को दिया जा सकता है, हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पर भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है और वाइफ भी क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले जो कोर्ट है वो देखेगी कि दोनों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो जिससे भी क्लेम किया जा रहा है मेंटेनेंस, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं कोर्ट को कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे कि हम मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के केस में देख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी कोर्ट सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगी। अब इसमें जो है कोर्ट लमसम अमाउंट भी ग्रांट कर सकती है या फिर मंथली अमाउंट ग्रांट कर सकती है मेंटेनेंस के तौर पे, या फिर कुछ पीरियोडिकल सम भी ग्रांट कर सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। दूसरा, ये जो मेंटेनेंस है ये केवल तभी तक मिलेगा जब तक कि पेटिशनर जीवित है। पेटिशनर के मरने के बाद उसका ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि हम सेक्शन 24 में देख रहे थे कि जो पेटिशनर होता है जब वो क्लेम कर रहा होता है तो उसका कंडक्ट इरेलीवेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेटिशनर है जो कि क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस को, उसका कंडक्ट यहाँ पर कोर्ट देखेगी। कंडक्ट यहाँ पर रेलेवेंट होता है। तो अगर पेटिशनर ने खुद ही क्रूएल्टी करी है या खुद ही वो एडल्ट्री में रहा है तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है, जो अमाउंट ऑफ मनी है, उसको कम कर सकती है अगर उसका कंडक्ट भी खुद मैट्रिमोनियल ऑफेंस में शामिल रहा हो। तो जैसे एक केस है गुलाब वर्सेस कामत। इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ जो है वो एडल्ट्री में रहती थी, तो हस्बैंड ने एडल्ट्री के बेसिस पे जो है वाइफ को डिवोर्स दे दिया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस लेने का, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वाइफ को मेंटेनेंस तो मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो एडल्ट्री में रहती थी तो इसलिए उसका जो क्वांटम है मेंटेनेंस का उसको घटा दिया गया, ठीक है। तो मेंटेनेंस तो मिलेगा लेकिन उसका जो अमाउंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को यहाँ पर घटा दिया जाएगा ऐसे केसेस में। इसके बाद देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है कि जो भी वाइफ्स वॉइड मैरिजेस की होती हैं सेक्शन 11 में जैसे हमने देखा था, तो ऐसी वाइफ को भी मेंटेनेंस दिया गया है। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड यही लिया गया है क्योंकि जो भी सेक्शन 11 में नलिटी की डिक्री पास की जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर भी डिक्री पास हो रही है। तो क्योंकि सेक्शन 25 में भी द टर्म डिक्री यूज़ हुआ है तो वो डिक्री जो है इस सेक्शन 25 में फॉल करेगी, और इसीलिए इसके बेसिस पर एक जो इलीगल वाइफ है या जो वॉइड मैरिज की वाइफ है उसको भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है, सिर्फ इसी बेसिस पे कि जो टर्म डिक्री है वो सेक्शन 25 में फॉल करेगा। इसीलिए ऐसी वाइफ्स को भी मेंटेनेंस ग्रांट किया गया है सेक्शन 25 के द्वारा। रमेश चंद्र दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा 2005 का केस है।
इसमें ये कहा गया है कि जो इलीगल वाइफ है वो भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कई केसेस में पुरानी जो अपनी पहले की मैरिज है उसका फैक्ट छुपाते हुए दूसरी शादी अगर कर ली जाती तो इसमें दूसरी वाइफ का जो है कोई दोष नहीं है। तो इसी बेसिस पे जो है उसको ये माना गया है कि वो भी एंटाइटल्ड होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। इसके बाद ये सेक्शन जो आपका क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि अगर एक बार मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है पेटिशनर के फेवर में और कुछ सालों बाद सपोज पेटिशनर जो है रीमैरिज कर लेता है या फिर अगर वो वाइफ है वो अनचेस्ट नहीं रह जाती, मतलब उसके किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाते हैं, या अगर वो हस्बैंड है तो हस्बैंड किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो फिर एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के बेसिस पे कोर्ट जो है इस मेंटेनेंस ऑर्डर को रिसाइंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो जो अमाउंट पहले ग्रांट की गई थी तो कोर्ट उसमें जो है नेसेसरी डिडक्शन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जैसे कि हमने सेक्शन 24 में भी पढ़ा था कि एक बार ऑर्डर हो जाता है मेंटेनेंस का तो सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर कोर्ट उस मेंटेनेंस को घटा बढ़ा सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर ये 2-3 कंडीशन है जिसमें कि रीमैरिज है, अनचेस्टिटी ऑफ वाइफ है, या हस्बैंड्स इन सेक्सुअल इंटरकोर्स आउट ऑफ वेडलॉक अगर है, तो फिर इन तीनों केसेस में जो है एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है मेंटेनेंस ऑर्डर को वेरी, मॉडिफाई या रिसाइंड कर सकती है। तो आपका जो सेक्शन 25 है वो इतना ही कहता है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और आपको कुछ भी अगर पॉइंट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।